नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी से। मेरे साथ हैं पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता देवप्रकाश सिंह जी। देवप्रकाश जी, आज हमने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि कई दर्शकों ने जो लाइव सिटीज के कार्यक्रम को देखते हैं, आपके साथ मिलते रहते हैं कार्यक्रमों के माध्यम से, वो यह जानना चाहते हैं कि देखिए पटना हाईकोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया के बारे में। यह आम लोगों की शिकायत रहती है कि हाई कोर्ट में सुनवाई में इतनी देरी होती है कि हिम्मत हार जाते हैं। सुनवाई कब होगी, फैसला कब आएगा, और इतनी तारीखें लगती हैं कि पूछिए मत। देखिए, जब से एक्साइज के मामले आए, बिहार में शराबबंदी लागू हुई, तब से पटना हाईकोर्ट पर दबाव और बढ़ गया। तो दर्शकों ने कहा कि जरा वकील साहब से समझिए। देखिए, वैसे ही लोग होंगे जो परेशान लोग होंगे कि उन्होंने ठीक है रिट दाखिल कर दिया, याचिका दाखिल कर दी, लेकिन अब तारीख ही नहीं आ रही है, और तारीख आ गई तो किसी एक पक्ष के वकील साहब गायब हो गए। फिर दूसरी तारीख आई तो एक वकील साहब ने तारीख ले ली। तो फिर यह न्यायिक प्रक्रिया इतनी जटिल हो जाती है, और फिर वकीलों का खर्चा, किसी दिन जज साहब ही नहीं बैठे। तो कैसे जनता को जल्दी न्याय मिले? देखिए, न्याय व्यवस्था क्यों बनाई गई? क्योंकि जनता को न्याय मिले। और यदि सरकार ने परेशान किया है, किसी पक्ष ने परेशान किया है, तो उसे इंसाफ मिले। तो पटना हाईकोर्ट में आज की स्थिति क्या है, और जल्दी न्याय मिले, जल्दी सुनवाई हो, इसके लिए जो परेशान लोग हैं उन्हें क्या स्टेप्स उठाने चाहिए और क्या करना चाहिए, आप मार्गदर्शन करें। देखिए, यह तो सब लोगों को पता होना चाहिए कि जुडिशियल रिमेडी जी राइट टू बी हर्ड फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। जी आपके साथ कोई अन्याय हुआ, कोई आपका घर तोड़ दिया, पैसा सीज कर लिया, छीन के भाग गया, या आपका सैलरी नहीं मिला, पेंशन नहीं मिला, या कहीं कोई अकाउंट अटैच कर लिया, जी या इस ढंग की कोई बात जिसमें फंडामेंटल राइट जो है आपका उसमें बाधित हुआ है, तो आपको हाई कोर्ट में सुनने के लिए सारे कानून बने हुए हैं, सीट की प्रोविजंस हैं। जी या बेल आपको नीचे वाले कोर्ट ने क्या कहा, देने से मना कर दिया। सिविल कोर्ट ने नहीं दिया, तब हाई कोर्ट ही आते हैं। तो हाई कोर्ट के पास बैंडविड्थ ज़्यादा है, तो बहुत सारे केस में जब वहाँ बेल नहीं होगा तो यहाँ बेल हो जाता है। जी क्वैसिंग के लिए आप आते हैं। मैरिज वाले केस भी बहुत सारे हैं, 498 वाले, जो अभी मैरिज में भी 40% ब्रेकेज है यहाँ पर। तो मैरिज के केस भी बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ पर पटना हाईकोर्ट में? पटना हाई कोर्ट में, चूंकि हम तो संजोग से कुछ एक केस हम बिलासपुर भी फाइल करते हैं, छत्तीसगढ़ में जो अच्छा, आजकल बिलासपुर भी जाने लगे हैं आप? सुप्रीम जाते कोर्ट नहीं, भी जा रहे हैं? ऑनलाइन करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन करते हैं जी। क्योंकि रास्ता थोड़ा टेढ़ा है बिलासपुर का, वो रायपुर से फिर जाना पड़ता है, गाड़ी से 3 घंटा लगता है जाने, जी तो ऑनलाइन ही कर लेते हैं। ये अच्छा सुविधा हो गया है। और दिल्ली भी एक आध बार किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा कदम हम जाते ही रहते हैं। जी हैदराबाद हाईकोर्ट भी हमने किया था। पटना हाईकोर्ट, मान लीजिए कि हम सुप्रीम कोर्ट भी कोई केस आप फाइल करेंगे तो नंबरिंग के बाद 7 से 15 दिन में आपका केस आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में आ जाता आ है। जाएगा। जी SLP अगर आप करेंगे तो आपका आ जाएगा। पटना हाईकोर्ट में बेल भी आपको 1 से 2 महीना, अब पहले तो बीच में साल भर हम लोग तो बेल लेना बंद कर दिए थे, क्योंकि 8 महीना 10 महीना लगता था। अब एक आदमी जिसको बेल 5 मिनट की हियरिंग से हो जाना है, जी वो आदमी 10 महीना जेल में सड़ रहा है और उसको बेल नहीं मिल रहा है, इसलिए कि यहाँ केस की संख्या बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब केसेस की संख्या यहाँ 20 से 25 हज़ार महीना में केस फाइल होता है। 20 से 25 हजार? जी। अच्छा, पटना हाईकोर्ट में? जिसमें 15,000 मान लीजिए क्रिमिनल केस होगा तो 5,000 रिट आदि जितना सिविल केसेज हैं वो होंगे। जमीन के मामले भी बेतरतीब बढ़े हैं। और जमीन के मामले में बिहार सरकार ने, आपको बता दें कि कानून बनाया है, आपके दर्शकों को भी बता दें कि बिहार स्टेट लैंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक्ट 2009 जी उसका रूल भी बनाया 2010 का। उसमें CO को, SHO को, SDO को पावर दिया गया। कुछ एक जगह तो अच्छा काम उसमें हो जा रहा है, कुछ लोग ईमानदारी से काम भी कर दे रहे हैं, या तो वो काम नहीं करते या काम को और उलझा देते हैं। सरकार ने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया था कि भाई बहुत सारे जमीन के केस नीचे ही निपट जाए। बिल्कुल। आज कोई किसी के गांव घर में जमीन अगर दखल कर लेगा तो उसको इतना लंबा समय लगेगा, हो सकता है जिंदगी में उसका फैसला हो ही नहीं। लेकिन बिहार सरकार ने बहुत अच्छा नियम बनाया था कि उसका बहुत ज़्यादा इन्फोर्समेंट हो नहीं पा रहा है। अच्छा, तो एक तो वो समस्याएं आ रही है। दूसरा क्या है यहाँ पर कि अगर कोई केस लगता है, हम लोग एजेंसी में जाते हैं, मेंशन करते हैं, तो मेंशनिंग की स्थिति बहुत सारे जजेज ने क्या कर दिया कि हमारे यहाँ सप्ताह में आप 1 दिन मेंशन करिएगा। अच्छा, अब वहाँ जो स्थिति होती है वो स्टैम्पिड वाली स्थिति होती है। मतलब हम लोगों को तो विगत 20 वर्षों से बहुत कम अनुभव इन चीज़ों का था।
बचपन में जब बस चढ़े होंगे जिसमें बहुत भीड़, ऊपर छत पर भी चढ़ा हुआ रहता था, या जनरल बॉगी ट्रेन में चढ़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस अगर आपके पास है तभी आप मेंशनिंग कर पाएंगे। अच्छा, इतनी भीड़, ऐसी स्थिति होती है, इतनी भीड़ होगी, ठेलम ठेली हो जाएगा एकदम में। और जज भी, जो कोई व्यक्ति ही नहीं बैठे हुए हैं, बिल्कुल, थोड़ा देर सुनेंगे, फिर उब जाएंगे, ये कर दो, वो कर दो, कैटेगरी कर दो, ये कर दो, मतलब समझिए कुछ भी अपना हो गया। एक आध दो आदमी की अगर सुनवाई हो गई तो हो गई, मतलब उसका कोई प्रोसीज्योर ढंग का बना हुआ नहीं। और सप्ताह में अगर एक दिन अर्जेंट मेंशनिंग हो गई तो और भयावह स्थिति हो जाती है। अच्छा, और अगर मेंशनिंग हो भी गई तो बहुत जगह लिया गया, बहुत जगह नहीं लिया गया। अच्छा, मेंशनिंग लोग क्यों करते हैं? कि हमारे क्लाइंट का केस जल्दी सुनवाई हो जाए, किसी के साथ कोई अर्जेंसी हो तो हो जाए। अब इनकी बात आते हैं, जजेस की भी गलती नहीं है। एक आपको बात बता दें, जजेस की संख्या भी कम है पटना हाई कोर्ट में। बिहार की जो इंजस्टिस है, हर लेवल पे इंजस्टिस, हर लेवल पे इंजस्टिस है। आपको हम बता दें, तो आइडियल जो संख्या माना जाता है, पीपुल एंड जज रेशियो, वो हर एक 1 लाख पर 2 आदमी, 2 जज होना चाहिए। उसमें सिविल कोर्ट के जज भी हो जाते हैं, जितने नीचे वाले सब मिला करके 1 लाख पॉपुलेशन पर 2 जज चाहिए मिनिमम। मतलब अगर बिहार जनसंख्या अगर आपके पास 14 करोड़ है तो आप सब जोड़ लीजिए कितना संख्या हो जाएगा। इसमें एक फिगर आपको हम बता देते हैं कि केरला में ये संख्या जो है 90,000 पर एक जज है। 90,000 पर एक जज, केरला में छोटा राज्य है, हर 90,000 पर एक जज है। और आपको हरियाणा पंजाब में जो हाई कोर्ट है, जो ज्वाइंट हाई कोर्ट है, उसमें 1,08,000 पर एक जज। अच्छा, ठीक है। तमिलनाडु में 1,25,000 पर एक जज जी। बिहार की संख्या आप अंदाजा लगा बोलिए कितना होगा? बिहार में 7 लाख जनसंख्या पर एक जज है। 7 लाख की जनसंख्या पर, कितना बड़ा इंजस्टिस। और कहते हैं भीड़ लगी है, पेंडेंसी है। और तारीख पर तारीख है, सिनेमा में बोल दिया तो जजेस भी कुछ होंगे, कुछ वकील भी दोषी होंगे, हम उनको बेल आउट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ जजेज ऐसे भी जिनके 5-6 केस पूरे दिन में सुन पाते हैं। अब लोगों को बहुत शौक है कि बहुत सुनाना बहुत जरूरी है, तो वहाँ पर पूरा लंबा चौड़ा अखबार अपना पढ़ते रहते हैं। कुछ एक जजेज हमारे यहाँ जैम भी हैं, जिनके यहाँ 100, 150, 200 केस निकलता है और फैसला होता है। ऐसे जजेज भी हैं, 100-150 नाम बोलना ठीक नहीं होगा। नाम बोलेंगे लेकिन कुछ तो होते हैं, कुछ लोग बायस हो जाएंगे इस पर। बट आपको हम बता दें यहाँ हैं, जैम भी हैं, बहुत अच्छा करते हैं काम, और रिलीफ माइंडेड जजेज। कुछ एक हैं जो ऐसे अपना कुर्सी का शोभा है, ऐसे भी लोग हैं। तो अब इस हालत में अगर संख्या आपकी, अभी देखिए सैंक्शन स्ट्रेंथ जो आपके यहाँ है, तो 2 फिगर हमारे माइंड में आता है, एक 53 का है, एक 60 का है जी। कि 60 जजेज पटना हाई कोर्ट को सैंक्शन स्ट्रेंथ है। अभी के शायद 34 या 35 अभी बस। आप देखेंगे तो 40% से ज़्यादा संख्या पटना हाई कोर्ट में कभी नहीं होता है। अच्छा, सामने यूपी में हम नहीं कहते उनका पॉपुलेशन जज रेशियो सही है, लेकिन हम ये कहते हैं उनके पास 160 जजेज की संख्या है, उनके पास 87 जजेज हैं बगल में उत्तर प्रदेश में। अब बताइए यूपी की जनसंख्या कितनी है? 24 करोड़। बिल्कुल। हमारी जनसंख्या 14 या 15 करोड़, अभी बराबर इलेक्शन काम करते हैं। 14 करोड़, तो हमारे पास कम से कम आधा ही तो होना चाहिए था, कम से कम 90 जज होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो जो हमको मिला हुआ स्ट्रेंथ वो भी नहीं रहते हैं। और ये कोई स्थिति आज की नहीं है, विगत 10 साल का स्टडी आप कर लीजिए। और विगत कई वर्षों में हम देखते हैं कि आपके यहाँ तो भाई चीफ जस्टिस में नहीं होते हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं। 2025 की स्थिति बता देते हैं, वर्तमान की स्थिति। 2025 में जनवरी 2012 को ऑनरेबल चीफ जस्टिस चंद्रन साहब यहाँ से एलिवेट हो गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। उसके बाद से लेके जुलाई के, समझिए कि आपको आशुतोष कुमार साहब रहे। हाँ, आशुतोष कुमार साहब रहे, वो जुलाई तक रह गए जी। जुलाई शायद 20 जुलाई तक वो रहे एक्टिंग चीफ जस्टिस। उतना समय। अब अच्छा, एक्टिंग के बाद एक्टिंग का क्या होता है? एक्टिंग को सिंपल शब्द में समझाते, एडहॉक चीफ जस्टिस का शब्द है। मतलब वो जैसे कोई बीमार पड़ गए चीफ जस्टिस या बाहर चले गए लंबे समय के लिए, उस समय कोई आदमी एक्टिंग बन जाते हैं। एक्टिंग का मतलब है ही एक्ट्स बट ही इज नॉट अ चीफ जस्टिस। नहीं, देखिए मेरी तो साफ मान्यता है कि एक्टिंग जो और एडहॉक जो है ना, वह कभी भी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले पाते, ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं, ना कोई डिसीजन ले सकते हैं, ना कॉन्फिडेंस उनके पास में है, और ना उनके अपने भी डिमोरलाइज फील करते हैं वो। बिल्कुल। तो एक इतना बड़ा इंपॉर्टेंट राज्य का एक चीफ जस्टिस की जगह पर उसमें कितना समय लगता है इन चीज़ों में, जिनको अभी संजोग से जस्टिस जैसे पीबी बैजंत्री साहब जी, जिनका अभी शायद कल जस्टिस पीबी बैजंत्री जी कल शायद कॉलेजियम ने रिकमेंड किया बहुत डांटते हैं अफसरों को, मैं देखता हूँ कि बहुत ही एफिशिएंट जज हैं, एफिशिएंट है, बहुत हैं। फिर हम लोग को तो मतलब अफसोस है कि उनका बहुत कम समय का कार्य बचा है। उनका कार्यकाल लंबा हुआ था तो पटना हाईकोर्ट को बहुत सारा काम हो गया होता। अच्छा, आप उनकी स्पीड आप जानते हैं कितनी है पर डे की? क्या वो लगभग 100 से ऊपर जाते हैं पर डे, 4:30 तक बैठते हैं।
4:30 बजे शाम और तक। उनके कोर्ट में अब और सारे को बहुत सारे जी। उनके कोर्ट में अगर आप केस हम लोग लेके जाते हैं तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल अनभिज्ञ सा है, फाइल आपका हिंदी डिस्कनेक्ट थोड़ा कम समझते हैं। कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट की भाषा अंग्रेजी, हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी मानी जाती है, जी। कम से कम रिट के मामले में, हम्म। क्रिमिनल केस में नहीं। हम्म। तो उसमें जो है अगर उनके यहाँ आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा आर्गूमेंट की जरूरत नहीं है, वो आधा पढ़ के अपने आते हैं। अच्छा, पढ़ कर जो आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो स्थिति लोग जो पढ़ के आते हैं, उन्होंने एक दिन संजोग से कोई फंक्शन में मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम 3:30 बजे रात में उठ जाते हैं। 3:30 बजे रात जी, में उठ और जाते 9 हैं। बजे रात दिन तक पढ़ते हैं, वो पढ़ के सारा केस 3:30 बजे सुबह में सुबह उठते हैं और उठते 9 बजे सुबह तक जी, पढ़ते और हैं। कई बार तो 11 बजे रात तक यही काम करते रहे। 11 बजे रात जी, तक। वो अच्छा। लोग वर्कोहलिक आदमी हैं। और सबसे बड़ी बात बता दें कि फंडामेंटल राइट जो आपको मौलिक अधिकार संविधान में मिला है, वो अधिकार सरकार के विरुद्ध है, चाहे वो राज्य सरकार हो केंद्र सरकार। फंडामेंटल राइट का मतलब ही है अगेंस्ट द स्टेट। जी। इसे सरकार प्राय उसके ऊपर अटैक करते रहते हैं। उसके बचाव के लिए अगर देखिए फंडामेंटल राइट को बचाव के लिए हाई कोर्ट न रहे, सुप्रीम कोर्ट न रहे, तो स्थिति क्या होती है अगल बगल देश में आप देख रहे हैं कि जनता के पल्स को अगर आप नहीं समझिएगा, अभी तो नेपाल में क्या हुआ, देख लीजिए बगल में क्या हुआ। जब इस ढंग से आप रैम करिएगा, बांग्लादेश में क्या हुआ, कहीं भी जनता को आप नहीं समझ पाइएगा। आज ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाउसिंग इज ए फंडामेंटल राइट, क्योंकि बहुत सारे बिल्डर के लोग फंसे, सरकार को रेगुलेटरी बॉडी तो सरकार है ही ना उसमें। तो फंडामेंटल राइट केस में वो पब्लिक का फेवर बहुत ज़्यादा करते हैं, रिलीफ ओरिएंटेड आदमी। आपके प्रोहिबिशन वाले केस में जो गाड़ियाँ जो सीज हुई और गाड़ियाँ औने पौने दाम में बिकी, तो उस औने अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ले लिया है उस चीज़ को। चलिए वो तो हम अलग चीज़ है। तो उस केस में उन्होंने काफ़ी डायरेक्शंस दिए, जितना बोल्डली दिए शायद कोई जज उतना दे पाते। अच्छा। तो उनकी जो है, जो अभी इनका एक्टिंग में है और उनका एलिवेशन के लिए रिकमेंड हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, समझिए वन ऑफ द फाइनेस्ट चीफ जस्टिस बनेंगे पटना हाई कोर्ट के। चलिए वन ऑफ द फाइनेस्ट बनेंगे, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स जानना चाहते थे कि भाई इस देरी से छुटकारा अभी कैसे मिले। देखिए जजेस तो कम है, फाइलिंग में क्या समस्या होगी, या फिर आज की तारीख में बेल पिटीशन की सुनवाई में कितना वक्त लग रहा है। अपने यहाँ जैसे सुधीर बाबू भी डिवीजन बेंच में चले गए, पहले वीरेंद्र बाबू थे यहाँ पर, वो भी क्रिमिनल केस में थे। जहाँ तक हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि बेल का मैटर है क्रिमिनल, कैटेगराइज तो कर ही सकते हैं हम लोग कि कौन सेक्शन का कौन है, किसमें बेल आसानी से हो जाना है, किसमें बहुत आर्गुमेंट नहीं होना है। और कैटेगराइज करके एक साइंटिफिक वे से किया जाएगा काम को, तो संख्या बढ़ सकती है डिस्पोजल की। जैसे 15 अगस्त के पहले आप देखते हैं कि एकदम बिल्कुल तेजी से सुनवाई होती है, लेकिन बाकी केस हम पर हो जाता है ना, जब सब जजेज उसमें चले गए तो बाकी केस हम पर हो गया रीच के। अब बताइए कि बहुत कम जगह है जो वकीलों को इतना मेहनत करना पड़ता है कि हमारा केस हियरिंग पर आ जाए। यहाँ तो यह भी एक बहुत बड़ा जद्दोजहद है कि आपका केस हियरिंग पर लग जाए केस में और सुनवाई हो जाए, क्योंकि एक तो जजेज की संख्या कम है और उसमें है कि उस अगर पढ़ भी गया तो इतनी ज़्यादा केसेज हैं कि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। और उससे क्या है कि पेंडेंसी रखना, ये पब्लिक को, आप लोगों को प्रेस में आवाज़ उठाना चाहिए कि जजेज की संख्या उपयुक्त हो ताकि लोगों को न्याय मिले। न्याय फंडामेंटल राइट है, जस्टिस इज फंडामेंटल। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यदि मेरे मामले की सुनवाई फलां जज साहब ने कर ली होती तो मुझे इंसाफ मिल गया होता। और एक प्रचलन और एक कथन यह भी कहा जाता है कि अच्छा यह केस फला जज साहब के बेंच में ही लगेगा। क्या ऐसा लगता है कि ऐसा कोई जुगाड़ होता है कि सिस्टम बिल्कुल एकदम साइंटिफिक है और बिल्कुल प्योर है कि नहीं, कोई तय नहीं कर सकता है कि यह केस किसके बेंच में लगेगा? नहीं, वो गलत खबर है। और रोस्टर तय चीफ जस्टिस करते हैं। और किनके यहाँ कौन ग्रुप सब्जेक्ट लगेगा वो तय करते हैं। और बाकी किसके यहाँ एक अर्जेंट मेंशनिंग है, उसी के थ्रू जिनके यहाँ जो ग्रुप लगा हुआ है वहाँ आप ऊपर आप करवा ले सकते हैं। वो वकील साहब ही करेंगे और जज साहब ही करेंगे। और कोई सिस्टम नहीं है जो बाहर सुनते हैं वो सब बहुत बात, इसके लिए मूर्ख बनने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको जब आपने जजेस के बारे में चर्चा किया है तो हम दो बात हम बता देते हैं कि एक अच्छा जज का गुण क्या होता है और एक अच्छा वकील का गुण क्या होता है। देखिए, एक अच्छा जज का पहला गुण ये होता है कि इम्पार्शियल उसको होना चाहिए, बिल्कुल पक्षपात किसी के साथ ना करे। दूसरा, उनके पास अपनी इंटीग्रिटी होनी चाहिए, जो सत्यनिष्ठा कर्म के जो मैंने कहा 3:30 जो उठ के पढ़ते हैं वो होना चाहिए। नॉलेज ऑफ लॉ एंड प्रोसीड्योर, बिल्कुल उनको कानून की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। यह नहीं कि कोई केस मिल गया वो भी ग्रोपिंग इन द डार्क है, सो नहीं होना चाहिए। एनालिटिकल स्किल होना चाहिए, तुरंत में बात तक पहुंचने का उनके पास क्षमता होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, तो बोलेंगे कुछ, वकील समझेगा कुछ, जवाब देगा कुछ, तो कुछ से कुछ होते रह जाएगा। पेशेंस एंड कंपोजर, ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। पेशेंस लगातार सुनना है, पेशेंस भी होना चाहिए, कंपोज होना चाहिए। रेस्पेक्ट फॉर द लीगल प्रोसेस,
कानून के प्रति आपको सम्मान होना चाहिए, फेयरनेस ऑफ जस्टिस, जस्टिस ऐसा हो, ये नहीं कि इनको दे दिए उनको नहीं दिए, तो वो नहीं होना चाहिए, सबके साथ बराबर होना चाहिए। अगर उस ढंग का सेम मामला अगर है, फैक्ट और लॉ अगर सेम आ रहा है तो। प्रोफेशनलिज्म ये कहता है कि आपको अपने काम को अब एक जजमेंट के बारे में भी बराबर आ रहा है कि बहुत सारे जजमेंट 6-6 महीना रह जाते हैं जी, जबकि कानून में लिखा हुआ है कि 60 दिन के अंदर जजमेंट आ जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैक्सिमम 3 मंथ्स में जजमेंट करिए। अब यह बात तो सही है कि जजेस को कल का केस भी पढ़ना है, जजमेंट भी लिखाना, ये सब आउट ऑफ द कोर्ट ही ज़्यादातर होता है, बिल्कुल उनको लंबा लिखना पड़ता है तो उनके पास, देखिए जजेस के पास फुर्सत बिल्कुल नहीं है काम करने, कितना ज़्यादा वर्कलोड होता है उनके पास फुर्सत बिल्कुल, आप समय भी मांगे तो मिल नहीं पाएंगे, तो लगातार वो काम करते रहते हैं। दूसरा है कि एक इंडिपेंडेंस, जजेस के पास सीना जो होना चाहिए वो लाइन का होना चाहिए, करेज होना चाहिए, ताकि सरकार के खिलाफ भी आप फियरलेस होना चाहिए, क्योंकि उनको अपने लोभ से उठना पड़े, सबके बाल बच्चे हैं, परिवार हैं, जमीन है, मकान है, घर है, बहुत सारी सुविधाएं सरकार से ही देती है। तो सरकार के अगेंस्ट में कोई आदमी चला गया तो बहुत समझिए वो जोगी है, वो जोगी से ही जा सकता है, क्योंकि सरकार से बहुत सारा फायदा मिलता है ना। बिल्कुल, पब्लिक को देने से क्या, पब्लिक देने से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जज को फियरलेस होना चाहिए और उसको विदाउट किसी भी का पार्शलिटी। और अब वकीलों का धर्म क्या बनता है कि भाई जो बेईमान है उसका भी मुकदमा लड़ लें, जो चोर है उसका भी मुकदमा लड़ लें। वहां भी आते हैं जी, तो फेस वैल्यू जिसको कहते हैं आप, तो फेस वैल्यू बहुत लोग देते हैं कि ये खड़ा हो गई तो ये सुन लेंगे, उस पटना ये तो होता है सुप्रीम कोर्ट से लेकर पटना हाई कोर्ट तक सजा चलती है, वो उनको खड़ा कर देंगे तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। कोई भी आदमी अपना सब फैक्ट और लॉ लेकर आवे तो उसको वही निर्णय होना चाहिए। अगर ये होता है तो इनजस्टिस है। अब आपको बता दें कि एडवोकेट का गुण क्या होना चाहिए। एक एडवोकेट के बारे में जो आप बोलते हैं कि लॉयर्स आर द लायर्स, झूठ बोलते हैं, इस बात को तो एकदम सिरे से निकाल दीजिए। क्यों? लॉयर कभी झूठ नहीं बोलता, एडवोकेट कभी झूठ नहीं बोलता। अगर किसी आदमी को 10 लाख पेमेंट देने हैं, 9 लाख पेमेंट दिया, 1 लाख नहीं दिया, लॉयर एडवोकेट कभी नहीं कोर्ट में जाके बोलेगा 10 लाख पेमेंट। लॉयर को पता होता है कि इस आदमी ने हत्या की है, लेकिन उसकी वकालत करता है। हम लोग वही करते जो एफिडेविट पर लिख करके हमारा क्लाइंट देता, वो हमारा धर्म है। चूंकि अपने हैं यह भी माना कहा गया है कि नो बडी इज गिल्टी अनटिल ही इज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, एवरीबॉडी इज इनोसेंट। जब तक कोई कोर्ट के प्रोसेस द्वारा गिल्टी नहीं है तब तक सब निर्दोष है। जिसको आप मर्डर करें कई बार देखिए एक्विट हो जा रहा है। तो लॉ अपने सिस्टम पे चलता है, क्या बार उसमें से जो दोषी हैं वो भी बच जाते हैं। तो लॉ का अपने सिस्टम है कि 100 दोषी निकल जाए, एक निर्दोष ना फंसे, और ये गोल्डन प्रिंसिपल है। तो एडवोकेट गुण आपको बताते हैं कि एबॉट पेरी जज थे, उन्होंने लिखा था 7 नेम्स ऑफ द एडवोकेट। उन्होंने कहा था कि एडवोकेट को ऑनेस्ट होना चाहिए। किसी का केस ले लिए हैं, कई बार हम लोग पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, बाद में नहीं आए, फ़ोन भी नहीं किए, तब भी हम लोग केस करते रहते हैं। बाद में जो पर डे का फ़ी है वो भी ना दिया तो भी केस छोड़ते नहीं। ऐसे वकील मिलते कहाँ हैं? बिना पैसा लिए मुंशी जी के पास पहले पैसा जमा करा दीजिए, फिर मुलाकात होगी या फिर लिफाफा खुलेगा, बात नहीं। बहुत जगह फिक्स सिस्टम है, और ठेका का सिस्टम है। ठेका सिस्टम, ठेका है कि दूसरा चीज गलत हो गया। एक ठेका होगा आपका इतना का केस है, इतना लेंगे, वो गलत, वो एकदम इलीगल है, वो नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो केस लेते हैं। अब हम अपनी बात नहीं करें, केस लेंगे तो करते रहेंगे, आप ना भी करिएगा तो, लेकिन नियमता उनका भी, चूंकि उनका घर परिवार है, खर्चे बर्चे महंगाई उनके पास भी रहती है। बिल्कुल। तो एक उनको ऑनेस्टी होनी चाहिए जज के पास में, करेज, जज के पास हिम्मत होना चाहिए, वैसे वकील के पास हाँ, हिम्मत होनी चाहिए कि हम जज के सामने अपनी बात को रख दें। हार्ड वर्कर, उनको देखिए, हम लोग को किसी दिन छुट्टी नहीं है, न सुबह न शाम न दिन भर दौड़ना। मेंशनिंग के बारे में तो बता ही दिए, बचपन में बस पर चढ़े होंगे कोई छत पर, और भीड़ में तो आपको वही घटना मेंशनिंग में होती है। तो विटन इलोक्वेंस, कभी कभी बहुत सारी बात अब वहाँ जाके हम लोग को मन में आता है कि ये बात बोले, बिल्कुल, क्योंकि पढ़ के अब जाएंगे वहाँ नहीं मिलेगा। तो विटन इलोक्वेंस होना चाहिए। जजमेंटल स्ट्रेटजी उनके पास होना चाहिए। कोई केस लेकर आया तो कौन सा केस करें, कैसे करें, इनको न्याय मिल जाएगा। उसके बाद कहता है लैम्प्स ऑफ फेलोशिप, मतलब वो ब्रदरहुड उनके पास होना चाहिए। एक भाईचारा जो आपस में, हम लोग आपस में से देखते हैं पार्लियामेंट में या आपके चैनल पर क्या बार लोग ऐसे लड़ते हैं, जैसे लगता है दो दुश्मन लड़ रहे हैं। हम लोग वहीं बैठते हैं, वहीं बात लड़ते भी हैं, फिर बाकी एक साथ चाय भी पीते हैं, फिर गप करते हैं, एक दूसरे का हाल समाचार भी पूछते हैं। तो जो ब्रदरहुड है वो होना चाहिए। वकील को परसुएसिव होना चाहिए। वकील अपनी बात को यानी परसुएड करे और अपने क्लाइंट के लिए कन्विंसिंग होना चाहिए। और किसी भी वकील के लिए पहला गुण स्पीकिंग और राइटिंग दोनों उनकी काफ़ी अच्छी। तो चलिए देखिए, पटना हाईकोर्ट की क्या यथा स्थिति है और बिहार के साथ क्या इनजस्टिस होता है। जजों की संख्या भी हमारे पास कम है और केसों का बोझ अधिक है। तो
न्यायालय को लेकर, न्यायिक प्रक्रिया को लेकर हम चर्चा करते रहते हैं लॉ रूम में। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से अगर पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।